हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप लोग अपने यूट्यूब चैनल अपक्यू सीएससी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग भारत की भौतिक संरचना या भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उसी में आज का अगला टॉपिक है दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप पठार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ने का जो क्रम रहेगा, चूंकि प्रायद्वीप पठार को हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ने का मतलब ये है कि आप ये फिगर देख रहे होंगे, इसमें आप क्या देख रहे हैं। जैसे ये तमाम मैंने पठारों के नाम दिए हुए हैं, इन सबों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हम इस मैप का एक बार एक नजर इस मैप पे डालें तो देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया अरावली, और अरावली के दक्षिण में है क्या है आपका मालवा, मालवा के बाद बुंदेलखंड, ये आपका पर्वत बघेलखंड है। बघेलखंड के बाद आपका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में एक पठार पड़ता है जिसका नाम है धनकारन पठार। ठीक है, अब इसका विस्तार देखें तो ये शिलांग पठार है, ठीक है, जो आपके मेघालय में है। और दक्षिण में आए तो हम लोग देखेंगे दक्कन का पठार है, दक्कन पठार के दक्षिण में आए तो कर्नाटक, या जिसे हम लोग मैसूर का भी पठार कहते हैं, और इधर देखेंगे हम लोग तेलंगाना का पठार है। इन पठारों के अलावा हम लोग जो और सबसे इम्पोर्टेंट है पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, जो तथ्यात्मक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे स्टेट पीसेस, और आपके यूपीएससी के हिसाब से या किसी भी वनडे एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका क्रम पूछा जाता है या किस राज्य में कौन सा पर्वत पूर्वी घाट पर्वत में जो पर्वतों का पर्वत श्रेणियों का जो श्रृंखला है उसको किसी स्टेट से रिलेट करके पूछ लेता है। तो इन सबों के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है उसका हम लोग एक समग्र परिचय के रूप में उसका आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उस अध्ययन को हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर परिचय के रूप में मैंने पहले क्या लिखा है, भारत ही विश्व का प्राचीनतम पठार। ये जो आपको पठारी भाग है, इसका अगर हम लोग एक रफ मैप बनाए तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। ये अरावली को लेते हुए हम लोग बनाए, देखिए एक त्रिभुजाकार है ना, देखिए एक त्रिभुजाकार संरचना यहाँ पर मिल रही है आपको। तो ये आपका क्या है, आपका एक रफ मैप है आपके दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि भारत ने विश्व के प्राचीनतम पठार, विश्व का भी ये जो पठारी भाग है ये विश्व के प्राचीनतम पठारी भाग माना जाता है। इसको क्यों ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, क्योंकि ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों का थोड़ा सा इतिहास देख ले तो ये आप एक मतलब भारत में जितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं उनमें कौन सा किस प्रकार का है उसका एक क्रम पाया जाता है। उसको आप लोग समझ लीजिए कैसे उसका क्रम चलता है प्राचीनता के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले आपका पड़ता है आर्कियन, ठीक है, आर्कियन प्रकार की चट्टानें। फिर उसके बाद आया आपका धारवाड़, फिर उसके बाद आया आपका कुडप्पा, ठीक है, कुडप्पा के बाद आया आपका विंध्यन श्रेणी के चट्टान, उसके बाद आया आपका गोंडवाना क्रम के चट्टान। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आर्कियन की इन जो चट्टानों का प्रकार है उसमें आर्कियन सबसे पुराना है, और इसी प्रकार के चट्टानों से निर्मित है आपका ये प्रायद्वीपीय पठार, इसलिए इसको क्या माना जाता है, विश्व का प्राचीनतम पठार। ओके, साथ में थोड़ा सा ये भी आप लोग जान लीजिए कि ये जो प्राचीनतम पठारी भाग है ये किस लैंड का, मतलब एक तरीके से आपको याद होगा जब मैं आप पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से बताया है कि जब हमारा पूरा स्थलखंड एक पैंजिया रूप में था, आपको पता है ये पृथ्वी है उसके बीच में आपका ये पैंजिया था और उसके चारों तरफ पैंथालासा, ठीक है। ये पैंजिया में जब विखंडन हुआ था तो ये दो भागों में बढ़ गया था, है ना। इसको हमने बोला था अंगारा लैंड और इसको बोला था हमने गोंडवाना लैंड। तो ये जो हमारा पठारी भाग है ना, ये इसी गोंडवाना लैंड से आगे जब इस गोंडवाना लैंड में फिर से विभाजन हुआ था तो उसी का टूटा हुआ भाग ये आपका इसी का टूटा गोंडवाना भूमि का ही ये टूटा हुआ भाग है। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा है प्राचीनतम पठार है और साथ में गोंडवाना भूमि। तो गोंडवाना भूमि लिखने का मतलब ये है कि
विभाजन के बाद जो गोंडवाना लैंड था उसी का ये आपका पार्ट है। कौन? आप दक्षिण, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो यहीं से टूट के फिर ये जाके उत्तरी गोलार्ध में यूरेशियाई प्लेट था, उससे जाके टकराया था। आपको बताया है, उसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, मैं वहां पर इसको वापस से रिकॉल नहीं करने वाला हूँ, बस एक रिकॉल था, मतलब याद आ जाए आपको। तो यहाँ गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना क्रम के चट्टान से गोंडवाना क्रम की भूमि का कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। गोंडवाना क्रम का चट्टान की बात कर रहा हूँ और ये हमारा गोंडवाना भूमि, ये वाला गोंडवाना भूमि है, और इसी का पार्ट है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो ये प्राचीनतम पठार क्यों है? क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। सेम इनका देखिए ये बना ट्रायंगल, ये मैंने आपको शेप बताया है, इसकी जो संरचना है कैसी है, वो त्रिभुजाकार है। अगला जो आपको जानकारी वाली जानने वाली बात है, इसको इरेज कर देते हैं। अगला देखिए, विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र। विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र का मतलब ये है, इस क्षेत्र में भूकंप जैसी घटनाएं बहुत बहुत कम, मतलब ना के बराबर होती है। 100% माना नहीं कर सकते, क्योंकि माना जाता है कि महाराष्ट्र के कोयना और लातूर जैसे क्षेत्र में कभी कभी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं या किए गए हैं। तो इसको हम 100% ये नहीं कर सकते कि पूरी तरीके से शांत क्षेत्र है, लेकिन अगर एक समग्र रूप से देखें तो ये भूकंप की दृष्टि या विवर्तन की दृष्टि से ये शांत क्षेत्र माना जाता है। अब इसका थोड़ा विस्तार देखें, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। देखिए उत्तर में अरावली, छोटा नागपुर पठार इधर, और इसको हम अगर उत्तर सीमा को उसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आप लोग कह सकते हैं अरावली, कैमूर जो विंध्य श्रेणी का पार्ट है, कैमूर, छोटा नागपुर पठार और शिलांग पठार इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं, और दक्षिण में ये कहां तक आते हैं? कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो उत्तर में कहां तक? अरावली, कैमूर, छोटा नागपुर पठार या फिर राजमहल, गारो राजमहल की पहाड़ियां, और यहाँ पर क्या है? शिलांग पठार, ये उत्तरी सीमा बन गई। दक्षिण में हम कहां तक जाएंगे? कन्याकुमारी तक। पूर्व में आपका पूर्वी घाट पर्वत, और पश्चिम में आपका पश्चिमी घाट पर्वत, ये आपके इस प्रायद्वीपीय पठार के चारों तरफ की सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये इसका विस्तार हो गया। अब इसी विस्तार में अगर हम क्षेत्रफल के रूप में देखें तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इस क्षेत्र का, ठीक है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए इसको भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र माना जाता है ही। अब आपको पता है भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है? 32 है ना, तो उसका लगभग आधा जब इसी क्षेत्र को माना जाएगा है, तो क्या हुआ? है ना, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र, ठीक है। ऊंचाई की बात की जाए तो अगर इस पठारी भाग की ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, कहीं 600 तो कहीं उससे बीच 700, 800, कहीं 900, इसलिए एक इंटरवल दिया गया है वो क्या है? 600 मीटर से 900 मीटर। इसकी ढाल की बात की जाए तो देखिए ढाल समझने वाली बात है ना, इधर से जो नदियां निकलती हैं, जैसे सोन नदी हो गई, तो इसका ये जाके गंगा मिलती है, तो इसका ढाल किधर है? यहाँ से सोन नदी अमरकंटक की तरफ, कहाँ है ना, तो ऐसे बहती है। बाकी नदियां इधर से ऐसे बहती हैं, तो दो तरह के ढाल का अनुसरण करती है, ये दो तरह के ढाल का अनुसरण करती है, समझने वाली बात है। देखिए एक अगर उत्तरी भाग की ढाल की बात करें हम, अगर देखिए उत्तरी भाग का ढाल की बात करें तो उत्तर पूर्व ऐसे नदियां बहती हैं, है ना, तो उत्तरी भाग का ढाल क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। लेकिन अगर दक्षिण भाग की बात करें तो आपको पता है पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हुई नदियां सब इस तरीके के ढाल का अनुसरण करती है ना। अब दक्षिणी भाग का ढाल क्या हो जाएगा? पूर्व कह लीजिए या तो दक्षिण और पूर्व, ये इसके ढाल है, ठीक है। तो ये हुआ आपके प्रायद्वीपीय पठार का एक समग्र परिचय। अब हम इसकी विभाजन की बात करेंगे। देखिए विभाजन करते हैं। देखिए यहाँ पर दो तरीके का विभाजन हम करेंगे। एक तो आप लोगों को याद होगा कि
ये भारत का अगर दक्षिणी भाग है तो आप लोग को पता होगा यहाँ भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है ना, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियां यहाँ पे भ्रंश का निर्माण करती हैं, जो इस जो आपका जो प्रायद्वीपीय भाग है इसको दो बराबर भागों में, दो भागों में बांटते, बराबर तो हो ही नहीं सकता, आप अच्छी तरह देख रहे हैं ना, तो बराबर भागों में बांट, जो उसका उत्तरी भाग होता है जैसे मालवा का पठार, उसका चूंकि भ्रंश घाटी के ऊपर का भाग क्या पड़ता है, मालवा अरावली है ना, तो और उसका दक्षिण का भाग जो पड़ता है उसका नाम हम लोग क्या दे दिए, दक्कन ट्रैप। तो अगर हम भ्रंश के हिसाब से देखें, यहाँ पर विभाजन की बात कर ले हम, एक हम करेंगे भ्रंश घाटी, और एक हम करेंगे क्रमबद्ध विभाजन, जिसमें हम लोग ये सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे, सब आएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध विभाजन। ठीक है, तो भ्रंश घाटी से जो विभाजन हुआ मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर का आपका मालवा का भाग है, मालवा पठार, और नीचे आपका दक्कन ट्रैप। ये बहुत मतलब उतना ज्यादा इसको क्रमबद्धता के साथ विभाजन नहीं माना जाता है, इसलिए हम लोग आगे इसको और तरीके से मतलब अच्छे तरीके से उसको विभाजन देखेंगे, वो लोग देखेंगे। तो भ्रंश वाला आपको समझ में आ गया, ये बहुत खास समझने वाली चीजें इसमें नहीं थी। लेकिन जो अगला हम लोग देखेंगे क्रमबद्ध विभाजन, वो इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार को डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने में सहायता करेगी। देखिए विभाजन, बस फिगर को देखते ही आपको सब विभाजन बहुत आराम से समझ में आने वाला है। ठीक है, फिगर को ध्यान रखिए। तो सबसे पहले विभाजन करेंगे तो उसमें पहला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का क्रमबद्ध विभाजन कर रहे हैं, उसमें पहला पार्ट आपका क्या आएगा, अरावली। अरावली, ठीक है। उसके बाद अरावली पर्वत आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला रीजन मध्यवर्ती ठीक है। अभी इसमें मध्यवर्ती उच्चभूमि में क्या क्या आएगा उसको विवरण और मतलब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पहले देख लीजिए मध्यवर्ती उच्चभूमि, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, दक्कन का पठार, ये वाला भाग, ठीक है, दक्कन का पठार। अगला पूर्वी पठार, फिगर को ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। और उसके बाद दो आपका एक पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी पठार और पूर्वी घाट पर्वत अलग अलग है ना, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, इसको हम लोग वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, पश्चिमी घाट। ठीक, तो हमने क्रमबद्ध विभाजन में क्या देखा, सबसे पहले अरावली, उसके बाद मध्यवर्ती उच्चभूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार और पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, ये भाग समझ गए। ये तो हो गया आपका क्रमबद्ध विभाजन। अब इसमें हम लोग और देखिए इसको और कैसे विभाजित करेंगे और सबकी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए अरावली पर्वत में तो हम लोग और ज्यादा इसमें अरावली पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे, उसमें से हम लोग का काम हो जाएगा। मध्यवर्ती उच्च भूमि को देखिए हम लोग और आगे डिवाइड करेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमि में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मालवा का पठार, मालवा पठार,
उसके बाद बुंदेलखंड पठार और दूसरा विंध्य श्रेणी। ठीक है, ये आपके मध्यवर्ती उच्चभूमि में हम लोग लिखा है। ठीक है, अब आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार पढ़ते हुए ध्यान रखिए, दक्कन के पठार में हम लोग इसको जब फर्दर डिवाइड करेंगे उसमें दक्कन का पठार तो आएगा ही, साथ में दो और पठार आएंगे। कौन कौन से पठार आएंगे आपके? तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार इससे बोलते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। दक्कन का पठार, पहले दक्कन का पठार खुद आएगा, दक्कन पठार, फिर आपका आएगा कर्नाटक या मैसूर का पठार, और तीसरा आ गया आपका तेलंगाना का पठार। ठीक है, अभी आपका बचा देखिए पूर्वी पठार। पूर्वी पठार, पूर्वी पठार देखिए यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। पूर्वी पठार में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी पठार में हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, इसको इसी में पढ़ेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का ये आपका इधर है ना, ये छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में। ठीक है, छत्तीसगढ़ पठार, और इधर उसके नीचे आपका दंडकारण्य, और इसी पूर्वी पठार का ही भाग है आपका शिलांग पठार। तो हम शिलांग पठार इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, ओके। तो यह होगा आपका पूर्वी पठार, या क्या होगा पूर्वी पठार। अब उसके बाद आपका बचा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इसको तो हम लोग अलग से जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग खुद इसको पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पर्वत श्रृंखलाएं हम लोग पढ़नी है, छोटी छोटी है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका हो गया ये क्रमबद्ध विभाजन। फिगर से आप उसको आराम से इसको मैच करा सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा। अरावली पर्वत, मध्यवर्ती में मालवा बुंदेलखंड विंध्यन, मालवा बुंदेलखंड, और यहाँ पर इधर ये विंध्यन श्रेणी आपका, इसका विस्तार से हम लोग कैमूर वगैरह पढ़ेंगे, राजमहल सॉरी। उसके बाद दक्कन का पठार। दक्कन का पठार देखिए इसमें कौन कौन सा हम लोग, दक्कन का पठार कर्नाटक तेलंगाना, दक्कन कर्नाटक तेलंगाना। ठीक है, पूर्वी पठार छोटा नागपुर छत्तीसगढ़, ये इधर छत्तीसगढ़ का, फिर बस्तर ये दंडकारण्य। ठीक है, फिर यहीं पर हम लोग आ जाते हैं शिलांग का पठार, और आपका इसी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बघेलखंड का भी पठार। ठीक है, ये बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो हम लोग इसी में देखिए छोटा नागपुर, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और शिलांग का पठार। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो इस तरीके से आपका टॉपिक यहीं पर आज छोड़ते हैं इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसको डिटेल्स सबसे पहले अरावली कवर करेंगे। छोटा वीडियो अरावली के लिए 10 से 5 मिनट लगेगा, उतने ही बड़ा वीडियो बनाएंगे, आराम से देखिए, चाहे सेपरेट रूप से देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोग उठाएंगे मध्यवर्ती, फिर दक्कन, ऐसे ऐसे 10-10, 5-5 मिनट करके जितने हैं हम लोग सबको कवर करके इस टॉपिक को यहाँ पर हम लोग एंड कर देंगे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।